प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब गुफ्तगू हमारी जारी थी, बात हो रही थी कुछ सियासी नौइयत के मामलात पे, सियासी मसाइल के हवाले से। तमाम ही सियासी जमातें ये दावा करती हैं कि वो मसाइल को हल करने की अहलियत रखती हैं और अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वो यकीनन अवामी मसाइल को हल कर सकते हैं। बहरहाल जी, ये सियासी नारे लगते रहते हैं। कुछ देर पहले इस हवाले से तफसीलन गुफ्तगू हुई, हमारे मेहमान यहाँ पर मौजूद थे और उनसे हमने तफसीलन तमाम मामलात पर बात की। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में कुछ जो हमारे इस वक्त मौशरती मामलात हैं इसके ऊपर हमने गुफ्तगू करनी, और ख़ास तौर पर इस वक्त जो जारी सूरत हाल है कोरोना वायरस की वजह से, ये मौजू जो है वो आजकल ज़ेर बहस है, इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। स्टूडियोज़ में मौजूद मेहमान शख्सियात, पहले आपका तारुफ उनसे करवाऊँगा और उसके बाद गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। इमरान अली ज़ुबैरी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, तज्ज़ियाकार हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका इमरान अली ज़ुबैरी साहब। दूसरे हमारे मेहमान हैं, आप देखते हैं उन्हें हमारे साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में एजुकेशन के हवाले से और दीगर मामलात पर, उनसे हमारी गुफ्तगू रहती है। अनवर खुर्शीद साहब, तज्जिया निगार, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में अनवर खुर्शीद साहब वक्त देने के लिए। थैंक यू। इमरान अली ज़ुबैरी साहब, ये फरमाइएगा, अभी कुछ देर पहले जैसे बात हो रही थी कि जो अवामी मसाइल हैं, अब एक मसला और दरपेश है, वो वैक्सीनेशन की सूरत में है, कभी दस्तयाब है कभी दस्तयाब नहीं है, बहुत सारे अबहम पाए जाते हैं। कोरोना को काबू करना हुकूमतों के लिए मुश्किल नज़र आ रहा है और किसी भी हुकूमत के लिए, लेकिन हमारी हुकूमतें, क्योंकि हर जो फ़ैसला उनका होता है चाहे अवामी मफाद में ही क्यों ना हो, वो हमेशा तसादम की तरफ जाता है और वहाँ पे सियासत नज़र आती है और लोगों का एतबार हुकूमत पे इस हद तक उठ चुका है कि वो मानने के लिए तस्लीम नहीं है कि जिस मुल्क में 10 रुपए के सर के दर्द की गोली जो है वो फ्री मैसर नहीं है, सरकारी अस्पतालों में अब फ्री अद्वियात मैसर नहीं है, वहाँ पर ये 12 या 14 हज़ार रुपये की वैक्सीनेशन लगाने पर क्यों मजबूर किया जा रहा है, वो भी दो खुराकें। जवाब दीजिए। जी शुक्रिया बहुत बहुत। देखें कि मैं जो अपनी गुफ्तगू आगाज़ करता हूँ, थोड़ा सा मैं माजी में जाना पसंद करूँगा कि अगर हम जायज़ा लें तो हमारी गवर्नमेंट की बहुत लापरवाही है। शुरू में जब कोविड आया था, अनफॉर्चुनेटली लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया। ठीक है, जब अमेरिका है, कनाडा है या इंग्लैंड है, वह हर साल सितंबर में वैक्सीनेशन आती है फ्लू शॉट के नाम से। पाकिस्तान में ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि ऐसा वायरस स्प्रेड हुआ। इसमें जो लोगों ने आके जो गेम प्ले किया विदाउट रिसर्च किया, आप देखिए दुनिया के साइंटिस्ट सर से सर जोड़ के रिसर्च में लगे हुए थे कि इसका कोई सलूशन लेके आ जाए। हमारे यहाँ आके अजीब व गरीब बातें शुरू कर दी कि लोगों के जहन में डाल दिया कि ये आपकी बॉडी में चिप आ जाएगी। अच्छा, फिर अब एक नया इशू आ गया। अच्छा, एक तो मैं रियली जब मैं देख रहा था वो हैरानगी हुई कि साहब आके ये कह रहे हैं कि लोगों के घरों से जनाजे उठेंगे, तो लोग इतने खौफजदा हो गए थे जिसकी कोई इंतहा नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, ये है गवर्नमेंट की लापरवाही। मैं इसको कहता हूँ गवर्नमेंट की लापरवाही। गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था कि आप इस तरह की बातें ना करें। अब जब वैक्सीनेशन आई तो लोग डरे हुए। फिर एक जो साहब अमेरिकन थे, वो रिटायर्ड डॉक्टर थे, साइंटिस्ट, जिन्होंने उनकी एज थी ऑलमोस्ट 80 ईयर्स की, तो उन्होंने ये बात कही थी कि इस वैक्सीनेशन से कुछ साइड इफेक्ट आ सकते हैं 2 साल के बाद। मैं वो नहीं कहना चाह रहा बट, तो लोगों ने उस बात को पकड़ लिया। अभी देखिए जब पोलियो आया था ना, तो पोलियो ऐसी बीमारी है जो बच्चा पैदा होता है ना, खुदा ना खासा उसका वायरस उसका इफेक्ट करता है, लाइफ टाइम डिसेबल हो जाता है। दुनिया में सिर्फ 2 कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज, जिसके अंदर पोलियो वायरस अभी भी स्टिल मौजूद है। एक पाकिस्तान, एक अफगानिस्तान। उसकी लापरवाही ये है कि जब पोलियो का वायरस आया था उस वक्त भी ये इशू राइज किए गए थे कि सिर्फ बच्चे पैदा करने की लाइफ खत्म हो जाएगी, ये इसके अंदर हराम चीज़ें ऐड हैं, जिसकी वजह से लोग स्टिल पाकिस्तान में डिसेबल हो रहे हैं बच्चे। आपको एक बात बताऊँ कि पोलियो का वायरस जो है ना स्टूल से भी स्प्रेड करता है। अब बात आई कोविड-19 की। देखिए बीमारियां होती हैं, नो डाउट। कैंसर, उससे एक आदमी मरता है, जिसको कैंसर होता है ना सिर्फ वही मरता है, अगर खुदा ना खासा ज़्यादा स्टेज 4 स्टेज पे वायरल डिजीज नहीं है, आपके कहने का मकसद ये। यस, टीबी हो गई, टीबी में है वायरस स्प्रेड करता है, लेकिन बहुत से केसेस में टीबी की ऐसी भी जिसमें वायरस स्प्रेड नहीं करता। ठीक है, ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, उसमें फैमिली इफेक्टेड नहीं होती, सिर्फ पेशेंट इफेक्टेड होता है। ये इतना खतरनाक वायरस है कि एक शख्स कैरी करके लाता पूरी फैमिली इफेक्टेड होती है। हो सकती है, बिल्कुल ऐसा ही। और
इसके अंदर खुदा न खासा जो अक्सर आपने सुना होगा गरारे कर लें, स्टीम ले लें, वायरस अगर आपके गले में है तो स्टीम से गरारा करने से चांस, लेकिन अगर वो लंग्स में चला जाए, अगर स्क्रैच मार के, होता ये कि जब जाता है वो फंगस क्रिएट करता है, कभी स्क्रैच मार के निकल जाता है। अगर आपके लंग्स से बाय चांस अल्लाह ने ज़िंदगी दी है तो अगर वो निकल गया तो फिर बचत है। ठीक है। अगर वो लंग्स पे स्टे कर गया तो वेंट पे आदमी चला जाता है, अगर इम्यून सिस्टम का वीक है। तो मैं अपने तमाम पाकिस्तानियों से, खासकर कराची के लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूँ, प्लीज़ वैक्सीनेशन को सीरियस लें, इसको संजीदा लें, आप ज़रूर जाएं और बिलीव कीजिए कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैंने खुद वैक्सीनेशन लगवाई अल्हम्दुलिल्लाह। वैक्सीनेशन से ये होगा कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। लोग मुझसे कहते हैं यार आके कि वैक्सीनेशन आपने लगवाई, मैं कहता अल्हम्दुलिल्लाह लगवाई, कि यार हमने लगाया हमें तो फीवर हो गया। तो जब आपकी बॉडी को बूस्ट दिया जाएगा तो थोड़ा सा फीवर भी हो सकता है, आपकी बॉडी टायर्ड भी हो सकती है। तो मेरी प्लीज़ खुदा के लिए वैक्सीनेशन को सीरियस लें, उसको ज़रूर लगवाएं। थैंक यू जी। अनवर खुर्शीद साहब, ये फरमाइएगा कि ये हुकूमतों के ऊपर एतमाद लोगों का नहीं रहा, और दूसरे दिन मैं बात कर रहा था किसी से तो उन्होंने कहा कि जनाब ये हमारे लिए और हमारे आवाम के लिए समझना मुश्किल है, क्योंकि इतने झूठ इन्होंने बोले हैं आवाम से कि वो मसाइल आपके हल कर देंगे, पानी आपको पहुंचा देंगे मसाइल दहलीज पर, और न जाने क्या क्या सियासी आपको पता है कि जुमलेबाजी इस्तेमाल होती है। तो ये जब वैक्सीनेशन के लिए मजबूर कर रहे हैं तो आम आदमी लामहला सोचने पे मजबूर है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो सरकारी इदारे वहाँ पर दवाइयाँ अब किसी को फ्री नहीं मिलती, तो ये इतनी महंगी जो वैक्सीनेशन है ये क्यों लगाने पे मजबूर कर रहे हैं? क्या चक्कर है? वो तो उनको हर चीज़ को साजिश की बू इसमें से आना शुरू हो जाती है, क्योंकि कोई भी हुकूमत उठा के देख लें, किसी ने कभी आवाम के बारे में सोचा ही नहीं है, सिर्फ अपने मफादात का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ किया। फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमतें जो हैं इन पे आवाम को और उनके वोटर्स और सपोर्टर्स को एतबार नहीं है। ये वो वाली मिसाल है कि वो जो बकरियां चराने वाला एक लड़का था ना, जिसने पहली दफ़ा आवाज़ दी थी कि शेर आया बकरियां खा गया, तमाम लोग पहुंच गए, दूसरी दफ़ा पहुंच गए, और तीसरी दफ़ा फिर कोई नहीं गया। तो ये हुकूमतें जो अभी हैं हमारी वफाक में या प्रोविंस में जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, और उनके जितने भी आगे वज़ीर जितने कुछ भी हैं, तमाम पार्लियामेंटेरियन जितने भी हैं, उनकी वही इस वक्त कंडीशन है कि जो वो बकरियां चराने वाले की है, और अवाम वही वाली अवाम है जो उस वक्त थी और आज भी अवाम वही वाली है। तो अब कोई भी बात कहता है किसी जगह पे भी आके, मिसाल के तौर पे आप देखें ना, ख़ास तौर पे हम सिंध सूबे को ले लें पूरे पाकिस्तान में से, और उसके बाद कराची शहर को ले लें। कराची शहर के साथ पूरे जितनी अवाम है, यहाँ की 2.5-3 करोड़ की आबादी है, जो कि 16 मिलियन डिक्लेयर हुई है। ये लोग तमाम जितने भी हैं ना, इनको समझ नहीं आती कि इसकी माने या उसकी माने। डॉक्टर्स कुछ और कहते हैं, गवर्नमेंट कोई और कहती है, और गवर्नमेंट के बाद जब फेडरल गवर्नमेंट की बात आती है तो वो कुछ और कहती है। वो कहते हैं स्कूल खोल दो, ये कहते हैं स्कूल बंद कर दो। वो कहते हैं स्कूल बंद कर दो, ये कहते हैं स्कूल खोल दो। वो कहते हैं 2 और 2 4 होते हैं, ये कहते हैं 5 होते हैं। जब ये कहते हैं 2 और 4, वो कहते हैं 5 होते हैं। जिसका सारे का सारा फायदा गवर्नमेंट्स को है। गवर्नमेंट से मुराद, गवर्नमेंट को फ़ायदा हो तो आवाम को फ़ायदा है, गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए कारिंदे जो हैं उनको फ़ायदा है। और इसका सारे का सारा जो इनका लॉस जा रहा है, नुकसान हो रहा है, वो आवाम का और ख़ास तौर पर कराची में बसने वाले लोगों को हो रहा है। चाहे वो वोटर और सपोर्टर किसी भी पार्टी के हैं, वो PPP के हैं, PMLN के हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, MQM के हैं, PSP के हैं, जमात इस्लामी के हैं, या किसी के भी नहीं हैं। वो पठान हैं, महाजिर हैं, पंजाबी हैं, पश्तो स्पीकिंग हैं, वो सिंधी बोलने वाले हैं, बिहारी हैं, बंगाली हैं, कोई भी हैं, पंजाबी सराइकी। नुकसान सिर्फ और सिर्फ इस अवाम को हो रहा है। इन गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ, तो एक बात की बात आती है ना, पॉलिसी तो एक होती है कि पॉलिसी बनी वो सही थी या गलत थी, पॉलिसियों की बात ही नहीं हो रही। अभी इनकी बयानबाजी की बात हो रही है। इनकी बयानबाजियाँ ही ऐसी हैं कि समझ नहीं आती, इन पर एतबार नहीं कहा जाता। फिर अभी जैसे ज़ुबैरी साहब ने कहा, कितनी इन्होंने सही बात की कि वैक्सीनेशन करना बहुत ज़रूरी है, मगर इसका भी तरीक़ाकार होना चाहिए। हम कल देख रहे थे, हमारे UK में प्रोटेस्ट हो रहा था कि जी ये वैक्सीनेशन जो है, ये बीमारी जो ऐसी नहीं है। तो फिर हमें नहीं समझ आ रही
कि यूके के लोग सही हैं या यूके के डॉक्टर सही हैं। कल मैंने एक पोस्ट देखी इसकी फाइजर के सीईओ की, और सीईओ फाइजर का जो था, उसने कहा कि जी मैंने अभी तक नहीं लगवाई बिकॉज आई एम 69 या इसलिए मैंने नहीं लगवाई। तो हमारी समझ से तो ये बाहर है। हम डॉक्टर की माने, गवर्नमेंट की माने, डॉक्टर्स भी आते हैं कहते हैं कि जी ये वैक्सीनेशन नहीं होनी चाहिए नहीं। अभी ये तो वही मुझे बात याद है कि बहुत पुरानी बात है, पता नहीं सच है कि झूठ है। तो पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट जब था, इसके अंदर चाय की कोई नहीं होती थी, लस्सी दूध चलता था। तो चाय यहाँ पे इंपोर्ट की गई और ख़ुद लाई, ईस्ट इंडिया कंपनी लाई या जो भी लाया, ला के श्रीलंका से कैसी से, और लोगों को तोहफे के तौर पे दी जाती है। अब आप देखें ना, जैसे आपके ये मंशियात हैं, मंशियात बैठते हैं कुछ मंशियात फरोश या बड़े पूरे ये सर ग्रो होते हैं, ये बच्चों को या यंग जनरेशन को कहते हैं यार देखो कितना मज़ा आ रहा है फ्री में। फिर उसके बाद जब एडिक्ट हो जाते हैं फिर वो पैसों की, तो ये भी लगता है यही है कि ये एडिक्शन हो जाएगी। एडिक्शन एक समझ लें या कुछ भी, जैसे पोलियो का भी ये है कि पोलियो लाजमी करना है, इसी तरह पोलियो भी एक वायरल डिजीज़ है, मगर वो पोलियो का ये है कि उसकी एक एज लिमिट है। इस कोविड की कोई एज लिमिट नहीं है। पहले तो हम सुनते थे बीमारों को हो जाएगी या ओल्ड एज को हो जाएगी, अभी तो इसके लिए कोई एज का कोई मसला नहीं है। वेदर का सुनते थे कि जी वेदर गर्मी में नहीं होगा, सर्दी में, वो भी ख़त्म हो गया, इसकी कोई नहीं है। ये एक ऐसी वायरल डिजीज़ है कि आपको किसी वक्त भी कहीं से कुछ हो जाता है। इसके लिए जो SOPs और एहतियातों की बात करते हैं वो बहुत ज़रूरी है। एहतियात आप अपनी 16 आने खड़ी रखें और वैक्सीनेशन लाजमी है। वैक्सीनेशन आप करवाएंगे। अब मैंने वैक्सीनेशन करवाई है इस 7 तारीख को, सेकंड डोज लगवाई है। मैं भूल गया वैक्सीनेशन लगवाने के 1 सेकंड के बाद, मैं ड्राइव कर रहा था, ड्राइव थ्रू से ही लगवाई, मैं अकेले ही था। उनको मैंने कहा, उन्होंने कहा CNAC नंबर मैंने बताया, उसने ऐसे टिकट लगाया कोई, इट टुक ओनली 40-50 सेकेंड्स। मैं वहाँ से बाहर निकल गया, क्लिफ्टन से लगवाई थी। उसके बाद मैं भूल गया कि मुझे वैक्सीनेशन लगी हुई है। उसके बाद मैंने सारे काम किए, रात होगी सुबह होगी, उसको जहन पे भी नहीं लिया। अगर कुछ लोग ऐसे हैं, मैंने देखा है कराची शहर में, मुज़ाफ़ात में रहने वाले, उन्होंने जहन पे उसको चढ़ाया हुआ है हमने वैक्सीनेशन लगाई तो हम मर जाएंगे, हम 2 साल बाद मर जाएंगे। येट यू आर हैविंग सम मेडिकल इश्यूज एज वेल, ऐसा ही है? आपको कुछ मेडिकल इश्यूज भी थे उसके मुझे जी मेरे हार्ट में एक स्टंट डला हुआ है ऑलरेडी, मुझे मेरे किडनी के 2 मेजर ऑपरेशन हो चुके हुए हैं, मुझे इसके अलावा मुझे थोड़ा सा ब्लड प्रेशर कभी होता है कि वो है, मेडिकल इश्यूज हैं। उसके बावजूद मुझे अच्छा असल में मुझे याद नहीं रहा कि मैंने वैक्सीनेशन करवाई है। फर्स्ट डोज के बाद भी मुझे याद नहीं रहा, आई वाज टू बिजी। फर्स्ट डोज के बाद भी और सेकंड डोज के बाद मैं बिजी हूँ। अभी डॉक्टर साहब जुबैरी साहब ने जैसी अभी बात की ना, तो वो मुझे याद है कि मैंने भी तो 7 को लगवाई, आज 9 हो गई है, मैं भूल गया हूँ। और पूरा इस पिछले 2 दिन में मुझे याद नहीं रहा कि मैंने वैक्सीनेशन करवाई है। तो वो मेरे काम नॉर्मल चल रहा है। अगर मैं याद करूंगा, अपने सर पे सवार करूँ, जहन के ऊपर आप साइकोलॉजिकली आप कोई भी चीज़ अपने जहन के ऊपर अगर सवार कर लेते हैं तो वो आपको लाजमी इफेक्ट करती है। ये इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें और लोगों के अंदर ये अवेयरनेस देना गवर्नमेंट का भी काम है। और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, जो डॉक्टरी के शोबे के, एजुकेशन के शोबे के लोग, और जो भी जिस लिहाज से जिस तरह भी घर में सरबराह से लेकर ऊपर जितने भी सरबराह, उनका काम है कि लोगों को मोटिवेट करें, वैक्सीनेशन करवा लें। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि एक ऐसा कानून बना दें कि वैक्सीनेशन जब भी होगी आइंदा फ्री ऑफ कास्ट होगी। इसको बेयर करेगी गवर्नमेंट, करेगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करती है, गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स करती हैं, जो भी करती है। आइंदा हमेशा जैसे पोलियो की वैक्सीनेशन जो है वो गवर्नमेंट कर रही है, आइंदा भी जब भी 10 साल 20 साल 50 साल जब तक ये चलेगी ये गवर्नमेंट करेगी। और क्योंकि अभी लोगों के जहन में ये जो बात आई हुई है कि अभी एक डोज आई है शायद 1700 कुछ रुपए की लग रही है, 1750 के कितने की, वो बूस्टर जो लग रहा है, दैट इज रॉन्ग। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बेयर करें। जहाँ के अगर कहते हैं कि ये 5000 7000 की है, शायद ये 1200 की है, जितने की भी है उसको भी गवर्नमेंट को बेयर करना चाहिए। गवर्नमेंट अपना वो ऑर्डर वापस ले, 1750 रुपए वाला, वो वाली भी जितने भी बूस्टर लोगों को लग रहे हैं, बाहर जाने वाले खासतौर पर अरब कंट्रीज में जाने वालों को जो बूस्टर लग रहे हैं 1700 रुपए के, वो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट लगाए। ओके जी, चलें एक छोटी सी ब्रेक हमें यहाँ पर लेनी होगी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद इस मामले पर गुफ्तगू करेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।
प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कोरोना वायरस के हवाले से और वैक्सीनेशन की अहमियत के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाए। अनवर खुर्शीद साहब ब्रेक पे जाने से पहले उन्होंने इन तमाम चीज़ों का एनालिसिस किया कि ये वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है। एक और हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान इमरान अली ज़ुबैरी साहब तशरीफ़ फरमाए। इमरान अली ज़ुबैरी साहब ये फरमाइएगा कि हुकूमत चाहे कोई भी हो, जो सबसे कम तरजीहात में दो चीज़ें नज़र आई हैं जिसको ये अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है, ये बड़ी अजीब बात है। जिनसे ये पैसे लेते हैं वो इनके ऊपर ये कंडीशन भी लगाते हैं कि ये जो पैसा आप खर्च करेंगे तो उसमें दो शोबे ऐसे हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा खर्च किया जाएगा, वो सेहत और तालीम का शोबा है। और अब किस किस का नाम लेइए, जितनी भी हुकूमतें यहाँ पर रही हैं, सब ने जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया है बशमूल दिस, ये जो आपका पॉलिटिकल सेटअप, ये हुकूमत इस वक्त है, उनके पास भी यही अलमिया रहा कि इस चीज़ को सबसे ज़्यादा बुरी तरह नज़रअंदाज किया गया, वो एक सेहत और एक तालीम का शोबा है। सेहत के हवाले से तो आप गुफ्तगू कर चुके हैं, तालीम के हवाले से मैं चाहूँगा ज़रा ज़रूर कुछ अर्ज़ कीजिए। जी ऐसे देखें कि पिछली गवर्नमेंट आई, सबने यही नारा लगाया कि हम पाकिस्तान को तरक्की देंगे, माशरे को बेहतर करेंगे और वैकेंसीज इंट्रोड्यूस करवाएंगे। देखिए, किसी कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये फिगर आउट करते हैं कि रूट कॉज क्या है। जी, जब तक आप रूट कॉज फिगर आउट नहीं करेंगे, डमी तौर पे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन उस इन द मेन टाइम आपके वाह क्या रिजल्ट आया, लेकिन आपने 2 साल 3 साल जब गवर्नमेंट जाएगी तो वो कलेक्ट कर जाएगा। अब देखें, इससे पहले कितनी गवर्नमेंट आई, आपने भी देखी, मैंने भी देखी। जी, पाकिस्तान में 2 तालीमी निज़ाम है, एक है गरीब के लिए, एक है अमीर के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक ये डिफरेंस ख़त्म नहीं होगा, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक है। सूरत किसी सूरत में तरक्की नहीं करेगा। आप यहाँ सोने के पहाड़ खड़े कर देना के मुल्क तरक्की नहीं करेगा जब तक आपका एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ऐसा ही है। जब आपका एजुकेशन सिस्टम सही होगा, क्योंकि आप रूट कॉज करें, जो बच्चा अभी स्कूल में पढ़ रहा है आप उसको अच्छी तालीम दें, जब वो यूनिवर्सिटी लेवल पे आएगा वही आपका आर्मी चीफ बनेगा, वही आपका प्रेसिडेंट बनेगा, वही आपका प्राइम मिनिस्टर बनेगा। उसी में से जो हमारे बच्चे जो ऊपर आएंगे उसमें जी जी बिल्कुल वजह फरमाया। स्कूल के अंदर टीचर जो होते हैं उनको खुद नहीं पता होता उनको पढ़ाना क्या है, नॉन क्वालिफाइड टीचर होते हैं। ऐसा ही ठीक है। बच्चा जो अब आज मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आप किसी भी ग्रेजुएट किए स्टूडेंट को लेकर आए, जिसे डिग्री ले ली, उसे बोले आप एक एप्लीकेशन लिख दें जॉब वैकेंसी के लिए इंग्लिश। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। बिलीव कर नहीं लिख सकते, उर्दू में भी नहीं लिख सकते। उर्दू में भी नहीं लिखा। इतनी बड़ी बात है कि आप ग्रेजुएट क्या हुआ, ग्रेजुएट का मकसद ये अब आप पाकिस्तान के टॉप एग्जाम CSS के लिए क्वालिफाई हो गए। ऐसा ही है। लेकिन आप भी देखिए कि वो बंदा अगर सोर्स पे आता है, किसी पॉलिटिकल बिहाफ पे आता है, वो हमारे बच्चों के फैसले करेगा। जब उसको खुद एप्लीकेशन लिखना नहीं आता तो फैसले क्या करेगा। सिस्टम देखे कौन बनाता है, ये जो नीचे से आते हैं, जो अनक्वालिफाइड लोग होते हैं, वो आगे सीटों पे बैठ जाते हैं, वही सिस्टम बनाते हैं। वज़ीर तालीम साहब खुद को मैं गारंटी देता हूँ कि वज़ीर तालीम साहब, पुराने वज़ीर तालीम साहब आएँ, वो इंग्लिश में एप्लीकेशन लिख दें, उर्दू में लिख दें, उर्दू में लिख दें, बड़ी बात ना करें। आपका प्रोविंशियल और फेडरल मिनिस्टर जो है ना, वो इस लेवल का होता है कि उसको एप्लीकेशन, उसको बोलना नहीं आता मीडिया पे। तो मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं, मैं तो DCs को चैलेंज करता हूँ आके लिख कर दिखा दें। यस, बहुत से DC ऐसे हैं जो पॉलिटिकल बेस पे बैठे हुए हैं, जी, उनको बात करना नहीं आती। तो ये है कि जब तक आप अपना सिलेबस सही नहीं करेंगे, आप अपनी तालीम पे तवज्जो नहीं देंगे, उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है कि बच्चे आपके दुनिया में चल सके। दूसरी बात यासिन मैं बताता हूँ आपको कि आप पिछले तमाम 1947 से टिल टुडे पाकिस्तान में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, DMC, डॉ मेडिकल कॉलेज हो गया, NED यूनिवर्सिटी हो गई, जमशेद यूनिवर्सिटी, जितनी यूनिवर्सिटी हैं, इंजीनियरिंग हो गए, नॉन इंजीनियरिंग हो गए, मेडिकल कॉलेजेस हो गए या मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हो गई। जब बच्चा पहली क्लास में आता है ना, गवर्नमेंट के स्कूल से लेकर जब वो ग्रेजुएट करता है, गवर्नमेंट फंडिंग कर रही होती है। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में ये सिस्टम अब रुकना चाहिए, फंडिंग हो, वो फंडिंग सिर्फ वो गरीब के लिए। ठीक है। अब होता क्या है कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट आए हुए हैं, एक है मिलियनर का बेटा, बिजनेसमैन का, एक है ब्यूरोक्रेट्स का बेटा, एक है शूज़ मेकर का बेटा। जो शूज़ मेकर के बेटे को बेनिफिट मिला है वो इन दोनों को मिला। इन दोनों क्यों मिल रहा है? होना ही चाहिए कि आप तमाम जो बर्सरी होती है जो मिलती है, बाहर मिलती है, पाकिस्तान का तो मुझे नहीं पता बर्सरी देते नहीं देती है। होना ये चाहिए कि जो फंडिंग गवर्नमेंट करे
वो तमाम फंडिंग रोक दी जाएगी। वो फंडिंग फेडरल गवर्नमेंट सिंध में भेजती है, पंजाब में भेजती है, बलूचिस्तान में भेजती है, KPT में भेजती है, वहाँ वो जेब में चली जाती है। ठीक है, वो फंडिंग बिल्कुल रोक दी जाए। ठीक है, स्टूडेंट को बोला जाए कि आप लोन अप्लाई करें, अगर आपने टैक्स पे किया है टैक्स असिस्मेंट के साथ आप ये बताइए कि आपके फादर की और घर के कितने लोगों की क्या इनकम है, वो आप डिक्लेयर करें। अगर आप एलिजिबल हैं फंडिंग के तो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी, वरना आप स्पेंड कर ऑन मनी से। क्यों मैं ये बात इसलिए करूँगा, मैं टैक्स पे करता हूँ ना, तो मैं जाऊँगा टैक्स का पैसा एलिजिबल लोगों पे लगे है, सही जगह इस्तेमाल हो, बिल्कुल ठीक है, हकदार है। ये चीज़ इंट्रोड्यूस होनी चाहिए पाकिस्तान में। ठीक। और दूसरी बात मैं आपको कहता चलूँ कि प्लीज़ गवर्नमेंट से कि जो टीचर है ना उनको क्वालिफाइड होना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जिसकी अभी आपने निशानदेही की है, बारहा इसके बारे में बात हो चुकी है, निशानदेही हो चुकी है, मुतादिद मरतबा प्रोग्राम में इसका तस्करा हो चुका है कि ये असातिज़ा जो हमारे हैं उनको क्यों ग्रूम करने की ज़रूरत है, क्यों तरबियत की ज़रूरत है, कैसे वो सिखाएंगे बच्चों को, हमारे इस काबिल बनाएंगे कि वो आगे चल कर माशरे में इसकी बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा कर सकेंगे। ये तब तक मुमकिन नहीं हो सकता जब तक ये जो खामियां हैं आपके तालीमी निज़ाम में इससे दूर की जाएगी। अनवर खुर्शीद साहब, ये फरमाइएगा, सूरत हाल आपके सामने है, तालीम के शोबे से आपकी वाबस्तगी बड़ी पुरानी है, ये अभी ज़ुबैरी साहब ने जिन चीज़ों की निशानदेही की है किस हद तक मुत्तफ़िक हैं और क्या समझते हैं कि बातों की हद तक तो बहुत चीज़ों की निशानदेही हो चुकी है, बताया जा चुका है और शायद कहीं ना कहीं इनको समझ में आती भी है, लेकिन इसमें बेहतरी नज़र क्यों नहीं आ रही है? और अगर कहीं अगर आपको आ रही है तो उसके आपकी रफ्तार से आप मुतमईन हैं? फरमाइए। ये जो आपने बात की कि नेशन को किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसके बुनियादी ज़रूरियात क्या हैं, तो इंसान की जो बुनियादी ज़रूरत है वो है रोटी, कपड़ा और मकान। कुछ सियासी नारा ये ये सियासी नारा नहीं है, ये ज़रूरत है, बुनियादी ज़रूरत है, इसके बगैर इंसान बाका मुश्किल है, का रहना मुश्किल है। ये है पहली चीज़। ठीक है। मगर जब हम कॉलेज में होते थे ना तो एक ज़ीरो पीरियड भी होता था पहले पीरियड से पहले, तो इन बुनियादी चीज़ों को जो हर सियासी लीडर आके नारा लगाता है, वाकई ये बुनियादी ज़रूरत है, हर इंसान को पता है, मगर इससे पहले जो है ना वो है शऊर। क्या अच्छी बात है, बहुत खूब। शऊर के लिए शऊर उसको होगा जो तरबियत याफ्ता होगा, और तरबियत और शऊर आता है एजुकेशन से। तो मतलब ये हुआ कि रोटी, कपड़ा और मकान से पहले आपको शऊर और तरबियत चाहिए, जो उससे पहले -1 पे चले जाएं आप, वो है एजुकेशन। एजुकेशन के बगैर कोई नेशन सही तरीके से खड़ी नहीं हो सकती। एजुकेशन का मतलब सर्टिफिकेट, डिग्री लेना नहीं है। एजुकेशन का मतलब है एक तरबियत याफ्ता होना और बाशऊर होना। और तरबियत याफ्ता और बाशऊर जो होता है वो अगर बच्चा है और वो जो नौजवान है तो वो किसी भी शोबे में मार नहीं खा सकता। और अगर पूरी नेशन ही बाशऊर और तरबियत याफ्ता और पढ़ी लिखी एजुकेटेड है तो वो नेशन पूरी दुनिया में किसी नेशन से मार नहीं खा सकती। ठीक है। अब हमारे यहाँ मसला ये है कि हमें जो निज़ाम मिला हुआ है वो पुराना निज़ाम है, इस निज़ाम को चेंज करने की ज़रूरत है जिस पे काम हो रहा है। अच्छा। फेडरल लेवल पे भी हो रहा है, प्रोविंशियल लेवल पे भी हो रहा है कि ये निज़ाम को चेंज किया जाए। सबसे पहले हम अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करते हैं, एजुकेशन के सिलसिले में हम इसकी आइन की बात करते हैं। हमारा आइन का आर्टिकल 25A कहता है, 25A ये कहता है कि 5 साल के बच्चे की 5 साल की उम्र से लेकर 16 साल की उम्र तक के बच्चों की तालीम की जिम्मेदारी स्टेट पर है। स्टेट जो होती है वो गवर्नमेंट से भी ऊपर होती है। तो स्टेट की जिम्मेदारी है कि 5 साल से लेकर 16 साल तक के हर बच्चा स्कूल से एजुकेशन ले। तो एजुकेशन के बारे में मैं पहले बता चुका, एजुकेशन कहते किसको, एजुकेशन डिग्री या सर्टिफिकेट को नहीं कहते, एजुकेशन शऊर और तरबियत को कहते हैं। बहुत अच्छी बात। तो ये बच्चा 5 साल से 16 साल तक का ये एजुकेशन हासिल करे किसी भी इंस्टीट्यूट से। अब पाकिस्तान की जो मौजूदा आबादी है डिक्लेयर्ड 22 करोड़ 25-24 करोड़ है, इसमें से डिक्लेयर्ड 77 मिलियन 7 करोड़ 70 लाख बच्चे स्कूल गोइंग हैं और तकरीबन हम इसको रफली कह दें तो 8 करोड़ हैं, 80 मिलियन है। ठीक है।
इन 80 मिलियन या 77 मिलियन बच्चों में से 2 करोड़ बच्चे, 20 मिलियन बच्चे स्कूल जाते ही नहीं है, सिरे से नहीं जाते। उनका कोई लेन देन नहीं है, स्कूल होता क्या है। जैसे आप कह लेंगे कचरा चुनने वाले, किसी दुकान पे काम करने वाले या घर में गुल्ली डंडा खेलने वाले, ये वो बच्चे हैं 2 करोड़ बच्चे, जिसका इल्म हेड ऑफ स्टेट सदर पाकिस्तान को है, हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को है, हेड ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमारे, क्योंकि सिंध में रह रहे हैं हम, सिंध की बात करेंगे, इमरान इस्माइल साहब को है, हेड ऑफ गवर्नमेंट सिंध जो हैं हमारे मुराद अली शाह साहब, इनको है, और हमारे पार्टियों के चेयरमैन इमरान खान हो गए या शहबाज शरीफ हो गए या हमारे यहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी हो गए। बड़ी पार्टियां 3 हैं, इसलिए नाम लेता हूँ, ना नीचे जाता जाऊँ तो काफ़ी हैं। तो इनको भी इस चीज़ का इल्म है कि 2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे जी। मगर ये लोग जब भी आते हैं बात करते हैं, हमारी कुर्सी हमें चाहिए, हमें NA49 चाहिए, 249 चाहिए, हमें 78 NA78 चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमारे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन, हमारे GB के इलेक्शन, ये बात ही नहीं करते एजुकेशन पे। ये आके कोई बोलता ही नहीं एजुकेशन पे, ना आके एक हमारे वो शफकत साहब हैं, वो लगे हुए हैं माशाल्लाह, मैं उनको देखता हूँ वो एजुकेशन के ऊपर लगे हुए हैं। मगर यहाँ पे प्रोविंस में पहले एक हमारे सईद गानी साहब होते थे, हमें नाम आता था, अभी हमें नाम भी नहीं आता, पता नहीं कौन है। तो सईद गानी साहब आते थे, डेली आते थे, और वो तालीम के बजाय वो बात करते थे पार्टी की, वो कि ये कचरा उठ गया, कचरा डाल दिया, वो आ गया, ये आ गया, पॉलिसी को ड्राइव किया, वो ये बात नहीं करते थे। उसके बाद हमारे आगे कि ये जो आइन के तहत बच्चे जब जाएंगे, स्कूल जाएंगे, अब आ जाते हैं हम कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अगर हम 77 मिलियन में से 20 मिलियन निकालें तो 57 मिलियन, अगर ये 5-6 करोड़ बच्चा जो स्कूल जा रहा है, उसमें से कोविड की वजह से कोई पॉलिसियाँ ऐसी प्लस माइनस की गई, कोई एक तरह की पॉलिसी भी नहीं रखी गई, मुख्तसर रह गया, ये बॉलपार्क फिगर है तो वो हो गया। उसके बाद ये है कि जो हमारे टीचर है ना, वो खुद ट्रेंड नहीं है। अब भी गवर्नमेंट्स को चाहिए, तमाम गवर्नमेंट्स को चाहिए पाकिस्तान के अंदर जितनी भी हैं, अपनी टीचर ट्रेनिंग एकेडमीज बनाएं, बहुत अच्छी बात। और टीचर ट्रेनिंग एकेडमी टीचर्स को लाजमी तरबियत दें, तरबियत याफ्ता टीचर होनी चाहिए। एक CSS के बगैर एक ब्यूरोक्रेट नहीं लग सकता, एक और ISSB क्लियर करने के बगैर कोई आर्मी में अफसर नहीं भर्ती हो सकता। इसके अलावा बाकी डिग्रीज हैं, तो टीचर्स की भी, जिसने मैट्रिक की वो आगे पढ़ाना शुरू कर दिया, जिसने इंटर किया उसने आगे पढ़ाना शुरू कर दिया। ऐसे नहीं होता, कोई काम नहीं है वो टीचर बन जाए। तो चाहिए जुमला अगर कुछ कहना चाहें तो जरूर इसमें शामिल कीजिए जी। बस मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ पढ़े लिखो लोगों को ऊपर लाया जाए, जो आपके जो मिनिस्टर होते हैं या पार्टी के लोग होते हैं। मैं जितनी गवर्नमेंट मैंने पीछे अपनी ज़िंदगी में देखी है, रियली किसी ने आज तक एजुकेशन पे तवज्जो नहीं दी। शऊर आएगा तो लोग सवाल भी करेंगे आपसे, बिल्कुल ठीक है, और वो ये चाहते नहीं कि वो ये नहीं चाहते, वो सिस्टम के ये बेनिफिशरी हैं। इमरान अली ज़ुबैरी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। अनवर खुर्शीद साहब आपका भी कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, ख़ास तौर पे 2 बड़े अहम मामलात हैं, और हमारी हमेशा से कोशिश ये रही है कि सेहत और ये जो तालीम के मामलात हैं इसके ऊपर प्रोग्राम्स में ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू की जाए। पैगामात आपके बहुत सारे मौसूल हो रहे हैं, और ख़ास तौर पे इस वक्त जो सतही मसाइल हैं, आला सतही मसाइल, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा लोग जो है वो चाहते हैं कि प्रोग्राम्स में गुफ्तगू की जाए और कैसे ये मसाइल हल हों। क्योंकि जा बजा आजकल शहर कराची में आप जिस तरफ जाएंगे, जिस तरफ आप नज़र उठाएंगे, आपको बैनर्स नज़र आएंगे, सियासी नारे उनके ऊपर दर्ज होंगे, रोटी कपड़ा मकान के हवाले से, तब्दीली के हवाले से, पानी के हवाले से, सीवरेज के हवाले से, और क्या कुछ किसके इख्तियार में है, किस हद तक डिलीवर कर पाया है, अभी भी वही बातें दोहराई जा रही हैं। अब ये समझना हमें होगा कि क्या वाक़तन हमारे मसाइल ये तमाम लोग हल कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त सोचना। गो कि इतने बड़े इंतखाबात नहीं है, बड़े पैमाने पर नहीं हो रही, कैंटोनमेंट का एक छोटा सा इंतखाब होता है, और अब क्योंकि आम इंतखाबात के हवाले से भी अब बात होना शुरू तकरीबन हो चुकी है कि ये जिस तरह 3 साल गुजरे हैं और 3 साल के बाद अभी मुख्तसर सा वक्त ये रह गया है, किस हद तक कामयाब होंगे, चाहे वो सूबाई हुकूमत के लोग हों, वफाकी हुकूमत में शामिल लोग हों, अवामी मसाइल को कैसे हल करेंगे, और अगर हल नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास क्या रास्ता रह जाता है। ये जो जमहूरियत के हवाले से बड़ी बुलंद बांग तकरीरें की जाती हैं,
दावे किए जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं, गला फाड़ फाड़ के चीखते हैं गाड़ियों से उतर उतर के। क्या ये मज़ीद अब चीज़ काम करनी चाहिए? क्या इससे मज़ीद आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाएगा? क्या इस तरह ये इस्तेहसाल जो है वो इसी तरह जारी रहेगा? ये सब अब हमें बैठ के सोचना है। तो फैसला का जो अब इख्तियार है, वो जिसको कहते हैं कि बॉल अब आपके कोर्ट में, आप इसका बेहतर तौर पे फैसला कर सकेंगे। इसी बात के साथ इजाज़त आपसे लेंगे। कल इंशाल्लाह प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने